जिंदगी का असली जुनून तब पता चलता है जब इंसान अपनी कमियों को एक पत्थर की तरह नहीं, सीढ़ियों की तरह यूज करता है। मेरी माँ का सबसे सोचना था कि अगर मेरा बेटा पढ़ लेगा तो किसी के पास भीख नहीं मांगेगा। ऐसा ही एक शख्स आज हमारे सामने है जिन्होंने अपनी जिंदगी में डिसेबिलिटी को पॉसिबिलिटी तक पहुंचाया है। डिसेबिलिटी में हर एक के लिए एक्सेसिबिलिटी का डिफरेंट मायने होता है। एम्पैथी और एम्पैथी में बहुत एक थिन लाइन है। सिंपैथाइज मत करिए, एम्पैथी के साथ देखिए। आज इस जनरेशन में जहां पर हर 5 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन में है या अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे रुकावटों की वजह से वो डिप्रेशन में जाता है, वो उदास रहता है, स्ट्रेस रहता है, वहाँ पे एक इंसान पूरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल देता है। किसी सामने वाले को बोलूँ कि अरे सर मैं हैंडीकैप हूँ, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। एक व्हीलचेयर अवेलेबल था, उसको वीआईपी के लिए रिजर्व किया था उन्होंने। अगर कोई व्हीलचेयर यूज़र होता तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता अंदर एक्सेस करने और वो डिग्निटी पे भी आता है बाहर। जो बिल्डिंग्स मेंशन किए थे आज भी जाके देखोगे तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है और कोई चेक भी नहीं करता जी। तो ये ट्रिगर से फिर हमने मायूडान स्टार्ट किया। इस पॉडकास्ट के अंत तक आप समझेंगे कि जीवन उतना ही है जितना आप सीखना चाहते हैं, वो नहीं जो आप सोचते हैं। तो आज के गेस्ट हैं मिस्टर रविंद्र सिंह, जो कि फाउंडर हैं माई उड़ान के, जिनका इनोवेशन अपने आप में लोगों के लिए एक वरदान जैसा है। बात करेंगे उनके इनोवेशन के बारे में भी, उनकी जर्नी के बारे में भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम सर हमारे पॉडकास्ट में। शुक्रिया। आप सबसे पहले आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कहाँ से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। चाइल्डहुड में कैसा था, हाउ इट इज़ योर जर्नी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पीपल। एक स्पेशल चाइल्ड की जो जर्नी है वो किस तरह रहती है और एक नॉर्मल इंसान की जर्नी से कैसे अलग होती है, वो हमारे व्यूअर को थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मतलब स्पेशल और नॉन स्पेशल, मतलब जब आप एक उम्र में होती है, आपकी जो बचपन की उम्र होती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपके पास डिसेबिलिटी है या आप एबल हो, क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं उसी टाइम पे फिर एक स्टेज आने के बाद एक 10 साल के आप हो जाते हैं, जब आपको समझ में आती है कि दुनिया आपको बताती है। तो मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है। मतलब डिसेबिलिटी के बावजूद भी जो सपोर्ट घर से मिला, फैमिली से मिला, क्योंकि मेरी पेरेंट्स वो कोई एजुकेटेड नहीं था, बट उनकी सोच बहुत ही, आप कहते ना कि बहुत ही उच्च विचार थे उनके, कि मेरी माँ का सबसे सोचना था कि अगर मेरा बेटा पढ़ लेगा तो किसी के पास भीख नहीं मांगेगा। उसकी एक सोच ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और उन्होंने जो तकलीफ़ झेला, क्योंकि स्कूल में एडमिशन मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उस समय में 1987 में मेरे घर पे एकलौता बच्चा था कि जिसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। जबकि किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो मैं था। और मेरी माँ के वजह से वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिला। उन्होंने जो स्ट्रगल किया, एडमिशन मिलने के बाद भी एक अपने आप का स्ट्रगल होता है। तो उन्हें दिन में 4 बार आना था, क्योंकि स्कूल स्टाफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहती थी। तो आप एक नॉर्मल स्कूल में थे जहाँ नॉर्मल बच्चे? जी हाँ, मैं कोई स्पेशल स्कूल नहीं था? नहीं, बहुत ही फॉर्चुनेट था। वही बताया कि मेरी माँ की वजह से मैंने एबल्ड स्कूल में पढ़ाई की। और फिर जैसे ग्रो हुआ तो मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, तो सब ने ही मतलब इक्वली ट्रीट किया मुझे। तो मेरे स्कूल में मैं मतलब बहुत ही मिस्चीवियस लास्ट बेंचर था। तो मेरी एक टीचर थी और एक थे कि मतलब पहले आके मुझे मार के बाहर खड़ा करते थे, फिर क्लास चालू करते थे। तो आप बैक बेंचर रहे? बैक बेंचर, पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं थे? हाँ, नहीं, 10वीं तक काफ़ी तेज थे। क्योंकि बस इतना एक्सपोजर नहीं था घर में करने के लिए। वही था, क्योंकि जब तक तो दुनिया नहीं देखी कि क्या होती है स्कूल से घर, क्योंकि डिपेंडेंट है फैमिली के ऊपर। वो जहाँ लेके जाएंगे आप वहीं जा सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हो। पर काफ़ी फ्रेंड्स बने काफ़ी स्कूल में बड़े, उनके साथ भी मस्ती हुई? बिल्कुल, बहुत मस्ती हुई उनके साथ। और उसके साथ साथ मतलब फिर आपको तकलीफ समझ में आने लगती है। जैसे कि पहले आप चौल में रहते थे, तो चौल में आपको वॉशरूम की फैसिलिटी एक्सेसिबल नहीं है। पब्लिक टॉयलेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब भी देखा जाए तो पब्लिक टॉयलेट अभी भी इतने यूजेबल नहीं है हमारे देश में। तो वो चैलेंजेस, तो उसके लिए सुबह आपको जल्दी स्कूल जाना है ताकि आप आपके मॉर्निंग रूटीन को
कर पाए। ओके। फिर दूसरे चैलेंजेस, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से तो उसके लिए आपको 24-48 घंटे से पहले आपको खाना बंद करना है, क्योंकि नेचर्स कॉल आएंगे। आप क्या करोगे ट्रेन में, ट्रेन एक्सेसिबल्स नहीं है। अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो रही है, तो इस तरीके के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। तो जैसा मेरा जी, आप एक दोस्त के बारे में बता रहे थे। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक फ्रेंड है, आप भाई कहिए आप, उसका नाम रोहित गुप्ता है। तो हमारी मुलाकात हुई थी कॉलेज में। और कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि दोस्त तो बहुत मिलते हैं आपको लाइफ में, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बट कोई ना कोई आपके साथ जीवन भर रह जाता है। तो उस तरीके से मेरी उसके साथ दोस्ती है, अभी भी हमारा वही एक फैमिली रिलेशनशिप है। तो उसने बहुत किया, जितना मेरे फादर ने किया उसने भी उतना ही मेरे लिए किया। दैट्स ग्रेट। सो बहुत सारे, आप बहुत फॉर्चुनेट थे कि आपको लोगों की हेल्प मिली या अच्छे दोस्त मिले। ज़रूरी नहीं है कि होप्स हो कि सभी लोगों को ऐसा मिले, पर हर किसी के साथ ऐसा हो नहीं पाता। ज़रूर आपको भी कुछ बुली लोग मिले होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, ऐसा हुआ कि यूजुअली नहीं होता? कैसा माइंडसेट रहता है लोगों का? नहीं, माइंडसेट क्या है कि माइंडसेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा खुद का माइंडसेट इतना पॉजिटिव नहीं था जब तक मैं स्कूल डेज में था। तो हरदम मेरे मन में आता था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मतलब बैकवर्ड है, इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। एक आदमी कमा रहा है, 10 लोगों का पेट भरना है उसे। तो ये सारी चैलेंजेस, तो खुद मेरे अंदर वो पॉजिटिव आउटकम कभी नहीं रहा कि मेरे को हरदम था कि स्कूल टाइम पे कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, मैं अपने फैमिली को कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा। मतलब जो कहते हैं कि एक कर्ज, एक एबल्ड बॉडी को अपब्रिंग करना, बड़ा करना, और एक डिसेबल्ड पर्सन को करना बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि उनके साथ वो चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं। और फिर डिसेबिलिटी के बाद आपको मेडिकल्स की भी काफ़ी सारी बर्डन्स आ जाती हैं। तो हरदम था कि मैं कैसे सपोर्ट कर पाऊँगा या क्या कर पाऊँगा मैं उनके लिए। तो ये हरदम सोच चलता था। एक माइंडसेट रहता है हमेशा, ज़रूर एक माइंडसेट होगा जब बचपन से आप बड़े होने लगे होंगे और आपको नहीं समझ में आया होगा कि दिस इज़ प्रॉब्लम विद मी। क्योंकि आजकल हर कोई, उनकी सिचुएशन कितनी भी सही हो, स्टिल दे आर गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन। स्टिल उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ों को ब्लेम करना है, कुछ ना कुछ चीज़ों को पकड़ के चलना है कि ये हमारी प्रॉब्लम है। बट कहीं ना कहीं उन्हें भी इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा जहाँ एक्सेप्टेंस भी आएगी और जहाँ दे हैव टू मोटिवेट विद द सेम रीज़न। उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। तो मैं कॉलेज जा रहा था, एक बंदा ऐसे ही मिला। उसने बोला आपको नौकरी चाहिए की। मैं बोला मेरे को कौन नौकरी देगा भाई। 10th क्लास में? जैसे 10th मैंने पास आउट किया, आई जस्ट वेंट टू 11th। तो मैं कॉलेज जा रहा था, मॉर्निंग आवर्स में रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था। एक बंदा मिला, उसने बोला आपको नौकरी चाहिए की। मैं बोला मेरे को कौन नौकरी देगा, काम तो करना है। तो उसने बोला कि आप यहाँ पे चले जाइए। उस समय पे कॉल सेंटर का काफ़ी सारा चल रहा था। 2005 में आप देखोगे उस समय कॉल सेंटर काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री थी। तो बोला ठीक है। जब मैं वहाँ पे गया तो उसने बोला भाई ऐसा नाम का तो कोई आदमी नहीं है। तो बोला क्यों आए नौकरी? मैं बोला हाँ जॉब चाहिए। तो बोला ऊपर जाइए कॉल सेंटर के लिए। तो फिर वो कॉल सेंटर में सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब किसी ने पाथ दिखाया कि भाई नौकरी मिलेगी। फिर वहाँ से जर्नी चालू हुई। ठीक है। तो आपकी फर्स्ट जॉब कॉल सेंटर में रही? हाँ जी हाँ। कितने साल आपने वो जॉब? तो उसको मैंने 2 साल किया काम वहाँ पे। पार्ट टाइम जॉब था, कॉलेज के बाद ये करना। फिर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो स्लोली फिर फुल टाइम जॉब में स्विच हो गया, वही कॉल सेंटर, क्योंकि बाकी तो कोई लर्निंग नहीं थी और था नहीं। तो वही कर रहे थे। फिर एक और लाइफ में ट्विस्ट आया। एक मेरा फ्रेंड है अनिल दुबे, अभी भी हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। तो हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बट कभी हमारी द सेम फ्रेंड? नो, दैट वाज रोहित गुप्ता, ये अनिल दुबे। हाँ जी। तो हम कभी फ्रेंड्स नहीं थे ऐसे, बस हमारी बट एक ही कॉलेज में थे। और फिर वो कॉल सेंटर स्विच करने के बाद जिस कॉल सेंटर में काम किया तो हम दोनों वहीं पे काम करते थे। बट कभी ऐसे हमारी मुलाकात या दोस्ती बातें नहीं होती थी। बट क्या सिनर्जीज बनी हमें पता नहीं। तो 2008 में हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। सो वी वर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप। हमें कुछ पता नहीं कि बिजनेस क्या होता है। बस करना था, कॉल सेंटर का काम किया था, कॉल सेंटर का नॉलेज था, वो IT बैकग्राउंड से था। तो फिर हमें कुछ करना था, तो हमने कॉल सेंटर स्टार्ट करने के लिए मैंने मेरा जॉब छोड़ा। तो आपने अपना कॉल सेंटर स्टार्ट किया सर? हाँ जी हाँ। तो 2008 में करना था, बट कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। तो वो मुझे फिर 2-3 महीना मैं घर पे बैठा। फिर बाद में मैंने काम ज्वाइन किया और फिर 10 महीने के बाद हम फिर से रीबाउंड करके फिर हमने फाइनली उसको स्टार्ट किया।
तो फिर हमने 2 साल तक काम किया, काफ़ी अच्छा सीख क्या के। क्या डिफ़िकल्टीज आई है, क्योंकि अपना जब हम फर्स्ट जनरेशन में होते हैं और हम बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब बहुत सारा पेपर वर्क होता है, लीगल चीज़ें होती हैं, Right, तो right. व्हाट इज़ द हर्डल इन योर फर्स्ट जर्नी? काफ़ी सारे थे। एक तो मतलब कंपनी सेटअप करना, फिर उसके कंप्लायंसेस को मैनेज करना, क्योंकि इंडिया में बिजनेस ओपन करना not बहुत easy. ईजी है, बट कंप्लायंसेस True. उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको समझना, क्योंकि आपका एक बार दिन ब्लैकलिस्ट हो गया तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ओके। कोई दूसरा बिजनेस करना। तो वो ऑन दी प्रोसेस जैसे चलता जैसे हमने स्टार्ट किया तो लर्निंग आती रही, सीखते रहे, और इसी दौरान फिर जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की तो उसके थ्रू फिर माई उड़ान का सीट जनरेट हुआ। ओके। तो जब कॉल सेंटर हमने स्टार्ट किया 2 साल तक तो काफ़ी अच्छा चला, तो 2 साल सब सही चला। 2012 में फिर हमें लगा कि अभी हमें सब आने लगा है, अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। तो फिर हमने पर्सनल लोन्स वगैरह लेके दोनों ने 30 लाख रुपए का कैपिटल डाला, हाँ। और एक बड़ा सेटअप कॉल सेंटर का चालू किया, जहाँ पे 150 लोग हैं, प्रॉपर एक कॉल सेंटर का सेटअप किस है। चीज़ का कॉल सेंटर था ये? तो हम लोग ये पहले LIC के जो एजेंट्स होते थे, हाँ, तो उसकी हम लोग इंश्योरेंस बेचते थे बेसिकली। ठीक है। तो कंपनीज के साथ टाई अप करके उनका इंश्योरेंस सेल करना, बेचते थे, उसमें कमीशन। बिल्कुल हाँ, जो कमीशन आते थे। तो हमारी मतलब मेच्योरिटी इतनी नहीं थी, तो हमने एक ही प्रोडक्ट को लेके पूरा बिजनेस प्लान बनाया हमने। ओके। जब हमारा सब ट्रेनिंग सेट हो गया, अब हमें गो लाइव जाना है, तो हमें कॉल आ रहा है कि ये पॉलिसी बंद हो गई है, क्योंकि उस समय में जीवन सरल काफ़ी अच्छा पॉलिसी चल रहा था। तो उसको ही लेके हमने पूरा, क्योंकि 2 साल तक हमने उसके ऊपर ही पूरा वर्कआउट किया था। फिर अब क्या करेंगे, कुछ है नहीं, तो 6 महीने का हमने ऑलरेडी प्लान किया था, बैकअप था कि 6 महीना तो बिजनेस कैसे भी हमें रन करना ही है। फिर 6 महीने के बाद सब एग्जॉस्ट हो गया, तो सबका क्लियर करके फिर हम अब क्या करना है, तो जो हमारी लर्निंग रही, तो देन हमने लीड जनरेशन, SMS मार्केटिंग, उसमें फिर हमने किया आगे। हाँ, आगे हमने उसमें परस्यू किया, क्योंकि तो वो 30 लाख रुपए जो आपने पर्सनल लोन लिया वो तो डूब गए ना। हाँ, सबके पैसे वैसे देखिए वो डूब गए। दैट इज अ लर्निंग कॉस्ट ऑफ एवरी बिजनेस। यस। ओके, देन तो फिर हमने ये किया, अभी जैसा कि फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो मेरे पार्टनर थे अनिल दुबे, वो कैपजेमिनी में काम करते थे, वो फुल टाइम कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई तो एक स्टेबल होना चाहिए ताकि बिजनेस को सपोर्ट किया जा सके। तो और मेरी कॉल सेंटर की एक्सपीरियंस थी, और तो कुछ था नहीं करने के लिए लाइफ में, तो हरदम मैंने उसको डेडिकेटेडली फुल टाइम परस्यू किया जब से ये हमने स्टार्ट किया था। फिर मार्केटिंग वो स्टार्ट किया तो थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी, फिर एक नया स्ट्रीम, नया बिजनेस पूरा वहाँ पे बिल्डअप किया हमने। फिर उसके बाद जब यही अपना लीड जनरेशन करना है आपको, SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो जो भी ऑनलाइन मीडियम्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग करके। तो ये इंडिविजुअली पहले आपने शुरू किया? नहीं, हम साथ में ही करते थे, बट मैं अकेला फिर से करने लगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं, आप लोग हायर नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि नया स्ट्रीम है, पता नहीं कि किस तरीके के आपका बिजनेस इनकम होगा, ROI आएंगे। फिर वो 1 साल सीखने के बाद फिर से दोबारा हमने रीस्टार्ट किया, फिर से हमने हायरिंग की, फिर उसको हमने स्केल किया। मुझे ये बड़ा आपका माई उड़ान का जो कॉन्सेप्ट था, पहले हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी उसके बारे में, वो मैं बताऊंगा जी। तो माई उड़ान की शुरुआत कैसे, मतलब बहुत सारे ट्रिगर थे, क्योंकि लाइफ में इतने सारे हार्डशिप्स आपने देखे हैं, और मतलब एक पॉडकास्ट में सारा शेयर करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और मतलब आप कम्युनिटी से हो, आपने कम्युनिटी को देखा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। और मतलब एक जो सोच होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब मेरी लाइफ में जो भी मिले हैं तो सब पॉजिटिव लोग ही मिले हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी हुई है, और एक पॉजिटिव लाइफ में जी पा रहा हूँ आज। तो जब तक मेरे पास व्हीकल नहीं थी तो एक अलग ही मैं लाइफ जी रहा था, क्योंकि डिपेंडेंट है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उतनी लाइफ होती थी, वो भी किसी की हेल्प से जाना पड़ता था। बिल्कुल। तो फिर जैसे ही मतलब गाड़ी ली तो मेरा तो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि मेरा मानना था कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, देखिए ऑनलाइन मीटिंग्स आज फेमिलियर हो गई है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो भी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद पहले था कि मतलब फेस टू फेस मीटिंग का एक आपके पास था, बाकी और कोई वो नहीं था कि मतलब आप ऑनलाइन कर लो, फोन पे बिजनेस कर लो, नहीं चलता था। तो और मेरे को ये नहीं था कि मैं यार किसी सामने वाले को बोलूँ कि अरे सर मैं हैंडीकैप हूँ, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ, उन्हें वो बोलेगा फिर आगे कैसे काम होगा। बिल्कुल, वो क्योंकि पर्सपेक्टिव लोगों का क्या है, नहीं। तो जब मैं बाहर जाना चालू, मेरे को गाड़ी मिली तो नए नए प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ गए। अब गाड़ी आप लेके जा रहे हो तो पता चला बिल्डिंग्स ही एक्सेसिबल नहीं है,
ओ अब मैं जैसा अभी आपके यहाँ तक पहुँच गया, हम्म अब मैं आपके अंदर कैसे आऊँ? हम्म अब जैसे ये एक्सेसिबल नहीं है मान लीजिए, ये एक्सेसिबल नहीं है ये जगह? नहीं बिल्कुल, अभी फुटपाथ में कैसे चढ़ूँ मैं? अच्छा हाँ वो तो मेरी गाड़ी थी तो मैंने गाड़ी का सहारा लेके आ गया, फिर यहाँ पे मैंने आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट ले ली, हाँ क्योंकि वहाँ पे स्टेयरकेस है, ट्रू रैंप अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करता हूँ मैं भी उनको पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा कि भाई सामने वाले को इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, हाँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैंने अपनी टीम को बोला था कि आप बाहर अगर आप आएँ तो किसी भी टाइप की कोई हेल्प की जरूरत हो तो दे विल रेडी फॉर इट, बट स्टिल मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया, तो वो नॉर्मल आदमी को। अभी मान लीजिए कि मैं कैलिफर और वॉकर में हूँ तो मैं आ गया, अगर मैं व्हीलचेयर में होता तो मैं नहीं आ पाता। फिर मेरी डिग्निटी पे आता कि आप मेरे को उठाओगे, 2 लोग मेरा व्हीलचेयर उठाएंगे, मेरे को अंदर लेके आएंगे। तो डिसेबिलिटी में हर एक के लिए एक्सेसिबिलिटी का डिफरेंट मायने होता है, और वो डिग्निटी पे भी आता है बार बार। बिल्कुल। अभी जैसे कि मैं हूँ तो मैंने मैनेज कर लिया, अगर कोई व्हीलचेयर यूजर होता तो उसके लिए डिफिकल्ट होता अंदर एक्सेस करने के लिए। तो इग्नोरेंस नहीं होती है, बट लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता, पता ही नहीं होता कि अब क्योंकि छोटा सा काम है ये, आप कर सकते हो, एक्सेसिबल हो सकता है। और मे भी दूसरा है कि इतने लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं होता है कि ताकि आपको समझ में आए। मे भी आज आपने मेरे से मिला, मैंने आपको शेयर किया, आप तो मुझे दिमाग में रहेगा, आपको दिमाग में रहेगा, आप कुछ करेंगे तो आप उसका ध्यान रखोगे। और इतने लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अभी भी लोग 4 दीवारी के अंदर ही हैं, बट स्टिल दे कैन एक्सेस अ प्रोस्पेक्टिव। वो थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया है, विच इज बेटर देन द अर्ली डेज। नहीं अभी ऑनलाइन हो गया है, लेकिन मेरा वही बहुत फर्म बिलीव है कि जब तक आप बाहर नहीं आओगे, दुनिया नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा ना। मैं बाहर निकला क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव जब मैं डिपेंडेंट था और जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, मेरा दुनिया देखने का नजरिया बदल गया। मुझे आज कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि अरे यार मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा या मैं क्या करूँगा, मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मैं नहीं जा सकता हूँ। लोग सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, और सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत एक थिन लाइन है। आप सिंपैथाइज मत करिए, एम्पैथी के साथ देखिए ना, मतलब आप किसी की लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कॉर्पोरेट पार्क्स हैं, बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग है, लोग इतना खर्चा करते हैं उसको बनाने में, बट एक रैंप और ग्रैब बार जानने में नहीं कर पाते हैं। जबकि गवर्नमेंट के मैंडेट्स हैं, सारे कमर्शियल बिल्डिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो कर दिया, मतलब एक एक्सेसिबिलिटी उनका तो मतलब करीबन 250-500 पेज की बुक है, लेकिन क्या वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। अगर नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा तो उसको चेक कौन कर रहा है? वो चेक करने के बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी सुगम्य भारत अभियान करके गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, उसमें उन्होंने ये तय किया था कि मेरे को नंबर से याद नहीं है, इतने सारे बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनानी चाहिए। ये करीबन 8 से 10 साल जूनी बात है, बट उस रिपोर्ट को जो बिल्डिंग्स मेंशन किए थे आज भी जाके देखोगे तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और कोई चेक भी नहीं करता, कोई एक्ट नहीं करता है। मुझे इन चीज़ों का एहसास तब होता है, मेरी एक फ़ैन है जिन्होंने मेरे साथ एक बार कॉल पे एक बात किया, और उनका पूरा बॉडी डिसेबल्ड है, उनको कोई एक बीमारी है जिसमें उम्र के साथ मसल रीबिल्ड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका मसल जो है वो टूटता तो है पर रीबिल्ड नहीं होता है। और आप जैसे 15 साल के 10 साल के होते हो, वॉक करते हो, सब होता है, पर धीरे धीरे करके उम्र के साथ साथ आप बेड पे आने लगते हो, आप फिर खड़े भी नहीं हो सकते, बस उंगलियां हिलती हैं और आप अपना बोल सकते हो और देख सकते हो, बट बॉडी धीरे धीरे उम्र के साथ मसल खत्म हो जाती है पूरी बॉडी में। तो उनको ये बीमारी थी। उन्होंने, जब मैं एक बार गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था कॉल पे, एंड शी इज सेइंग कि एक दिन जब मैं सही हो जाऊंगी ना तो मैं भी गाड़ी ड्राइव करूंगी, हाउ लकी यू आर। जी। और मैं उस टाइम पे गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं अपनी लाइफ को कोस रहा था कि यार ये नहीं हो रहा, इतने दिन से इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए आप डे टू डे लाइफ में चीज़ें कोशिशें करते रहते हो, वो कंप्लीट होती नहीं होती है, देन आप कोस रहे होते हो, बट आप इतनी छोटी सी चीज़ को ब्लेस्ड नहीं मानते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं रखते। जी। तो वो जब मुझे समझ में आया तब उस टाइम पे हिट किया, तो वो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। वो मुझे अभी सेम फीलिंग अभी भी आ रही है कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को इतनी आसानी से कर लेते हैं, बट हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं। तभी आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर, बिल्कुल, इसलिए लोग थोड़ा परेशान। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जो चीज़ Right. है उसको नहीं ग्रेटिट्यूड हाँ, रख रहे, जो जो नहीं चीज़ है नहीं है उसमें बिल्कुल उसमें कर रहे हैं। अब मैं भी आपके बात से देखिए यही चीज़ आई, उनका विश था कि वो भी गाड़ी चला सके, बट उनको अवेयरनेस नहीं, अगर उनको पता होता तो आज है कि मतलब हर किस्म का मॉडिफिकेशन होता है। मान लीजिए किसी का एक हाथ नहीं है तो उसके लिए भी कार मॉडिफाइड होती है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी ध्यान दे रही है, काफ़ी सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है। आजकल बहुत ही ईजिली आपका गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है, मतलब सारा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है आपको। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। तो दैट्स लोगों ग्रेट जी सो ये उड़ान का गाड़ी से जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप मुझे बताइए करेक्ट है या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने गाड़ी में दुनिया देखी तो आपको समझ में आया कि हाँ एक नया पर्सपेक्टिव है, पर उसके बाद भी बिल्डिंग्स के अंदर मॉल में फ्रीली घूमना या फिर कई पार्क में फ्रीली घूमना ये तब भी रिस्ट्रिक्टेड रहा होगा क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। सो उसके वहाँ से क्या इनोवेशन आइडिया है, एम आई राइट? हाँ बिल्कुल यही थॉट था। तो मतलब जैसे मैं बहुत पैशनेट हूँ गाड़ी चलाने के लिए, ओके, क्योंकि मतलब जब से फ्रीडम मिली है तो अलग ही मज़ा आता है। ओके, तो फिर जब मैं बाहर जाना चालू किया तो प्रॉब्लम्स मालूम पड़े कि अभी एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए मैं यहाँ तक आ गया, मुझे ऊपर जाना है, मे बी अगर मुझे पता होता तो मैं किसी को एकम्पनी करके लेके आता ताकि मेरे को एक सपोर्ट मिल जाता और मैं इंडिपेंडेंटली चीज़ों को मैनेज कर सकता। तो ये थॉट मेरे मन में 2017 से चल रहा था कि किस तरीके से आई कैन हेल्प, मैं करूं, लोगों को अपने कम्युनिटी को सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करूं। तो मैं ऑनलाइन जाके सर्च करने लगा कि ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है। तो ऐसी मुझे कुछ चीज़ें मिली नहीं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा मानना था कि अगर आपको कुछ करना तो पहले आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप किसी से बात भी करोगे तो आप क्या दिखाओगे, क्योंकि फिर लोग आपको उस मतलब लाइटली ले लेते हैं कि मतलब ठीक है। तो मैंने पहले ना बहुत छोटा सा ऐप बिल्ड किया जिसमें मैं लोगों को ये था कि मैं आपको एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि भाई जाने से पहले आपने मेरे ऐप में चेक कर लिया कि वो जगह एक्सेसिबल है कि नहीं। और जैसे मैंने कहा कि हर डिसेबल्ड की एक्सेसिबिलिटी नहीं डिफरेंट होती है। तो ये ऐप आपने अभी अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। क्या नाम है? माई उड़ान करके है, हमारा iOS और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और फिर उस चीज़ से लेके जो प्रॉब्लम्स आते गए उसको हमने बिल्ड कर करके एक कंप्लीट मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि भाई अगर एक इंसान को घर से बाहर जाना है तो मतलब हम कहते हैं इन होम, मतलब इन प्रीमाइस, आउट प्रीमाइस और अबे प्रीमाइस, कि आपको घर के अंदर, घर के बाहर या घर से दूर जाना है और आपको मोबाइल करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो हम माई उड़ान के थ्रू उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको ऐप इंस्टॉल करनी है और उसमें मुझे डालना है कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है मुझे, ऐसा उसमें नहीं? तो अभी हमने थोड़ा मतलब रिवैम किया है, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपका बिजनेस थोड़ा चेंज होता है। क्या रियल कोर इश्यूज है उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो उससे मैंने शुरुआत की थी कि लोग इमेजेस वगैरह देख के चीज़ों को समझ सकें। फिर बाद में मालूम पड़ा कि एक हेल्पर की भी लोगों को ज़रूरत है। तो ये ट्रिगर आया। मैं एक बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गया था मेरे फैमिली के साथ। उस समय मेरी बेटी थी, मतलब 7-8 साल की रही होगी। तो वहाँ जाने के बाद एक तो गाड़ी पार्किंग बहुत लंबा है, तो फाइट करके कैसे तो आपको पार्किंग स्लॉट तो आप अपनी गाड़ी लेके गए थे? मैं वैगन आर जब मैं ड्राइव करता था तो मुंबई से हम लोग गुजरात ड्राइव करके गए थे। फिर जैसे कि मैं वॉक कर सकता हूँ बट एक सर्टेन पॉइंट तक ही वॉक कर सकता हूँ, उसके बाद फिर अगर आपको लंबा चलना है तो फिर नहीं होता है, ब्रेक ले लेके आप कर सकते हो। तो मुझे व्हीलचेयर की ज़रूरत थी, तो व्हीलचेयर अवेलेबल नहीं था। एक व्हीलचेयर अवेलेबल था, उसको वीआईपी के लिए रिजर्व किया था उन्होंने। अच्छा। तो वहाँ से थॉट है कि आज के रेट में आप देखेंगे तो आपको जो भी चाहिए, मतलब मूवी बुक करना है, डॉक्टर बुक करना है, खाना बुक करना है, कपड़े चाहिए, सारी चीज़ें आपको ऐप के थ्रू अवेलेबल है, बट मोबिलिटी असिस्टेंस आपको अवेलेबल नहीं है। तो वो थॉट से जब मैं वहाँ से आया तो उसके ऊपर मैंने काम किया। और उसके पहले मैं लाइफ में कभी मॉल नहीं गया था, क्योंकि मॉल तो आप पहुंच जाओगे बट मॉल इतना बड़ा होता है कि आप उसको वॉक नहीं कर सकते हो, या तो फिर अगर आप फैमिली के साथ जाओ तो फिर फैमिली एंजॉय करेगी, फैमिली आपके साथ हमारा ध्यान दे।
और जैसे घूमने का बहुत शौक, कहीं पे भी घूमने जाओ तो आप एक पॉइंट तक जा सकते हो, फिर उसके बाद या तो फैमिली जाए या तो मेरा मुंह देख के वो भी ना जाए, दोनों फिर सिर्फ वहाँ तक जाओ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स है। तो हमने फिर एक फ्री व्हीलचेयर असिस्टेंट सर्विस चालू की नेक्सस मॉल सीवुड्स में। तो वहाँ पे ये था कि जैसे आपको लिफ्टमैन, पार्किंग मैन मिलता है, उस तरीके से डेडिकेटेड पर्सन है, आप ऐप से बुक कर लो कब आ रहे हो, कहाँ पे आप आओगे, तो हमारा पर्सन अवेलेबल है जो कि आपको पूरा मॉल जर्नी में हेल्प करेगा, शॉपिंग, रेस्टरूम जो भी करना है, और आपको लाके दोबारा ड्रॉप कर देगा। फिर उससे हमें मालूम पड़ा कि फिर लोगों को ये विद व्हीलचेयर मॉल्स में अवेलेबल रहते हैं एज पर गवर्नमेंट मैंडेट। अगर कोई भी पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे व्हीलचेयर अवेलेबल होनी ही चाहिए। तो व्हीलचेयर वहाँ पे अवेलेबल रहता, बट हमने ह्यूमन हेल्प दिया कि अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो, आप अकेले भी आ रहे हो, तो आपको डिपेंड नहीं होना। हमारा पर्सन रहता है जो कि आपके व्हीलचेयर को असिस्ट करता है और आपको मॉल में। सर्विस कहाँ अवेलेबल है? अभी हमारी सीवुड्स मॉल में अवेलेबल है सर्विस। ओके, सो अभी नवी मुंबई और मुंबई में है? अब नवी मुंबई में एक मॉल पे अवेलेबल है, बाकी मॉल्स में अभी अवेलेबल नहीं है। अभी आने वाले समय में हम इसको हर एक मॉल में और पैन इंडिया लेवल पे स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो ये ट्रिगर से फिर हमने माई उड़ान स्टार्ट किया। फिर कंज्यूमर का फीडबैक, अरे चलो मॉल के अंदर तो अच्छा हो रहा है, बट मैं घर से मॉल कैसे पहुंचूं? तो फिर उसके लिए हमने व्हीलचेयर टैक्सीज का स्टार्ट की सर्विस, कि जहाँ व्हीलचेयर टैक्सीज मतलब एक एक्सेसिबल व्हीकल होता है, मॉडिफाइड व्हीकल होती है कि जहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट या रैंप अवेलेबल होता है। तो जो पर्सन व्हीलचेयर में है, जो उठ नहीं पाते हैं, तो अपने व्हीलचेयर के साथ ही डायरेक्टली गाड़ी में जा सकते हैं। तो उनको बिल्कुल उठने की ज़रूरत नहीं है, व्हीलचेयर से ही वो अंदर या बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। फिर जब हमने वो स्टार्ट किया तो हमें मालूम पड़ा कि लोगों को घर के अंदर भी ज़रूरत है। और ये जो सेगमेंट है, क्योंकि मैं डिसेबल, मेरी जो सोच थी कि ये चीज़ें मतलब सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो एक वर्ड होता है डिसेबल, हम यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाए। बट मतलब जो इसका ऑफिशियल वर्ड होता है, हमें डिसेबल, हैंडीकैप, ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो इसका ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उस तरीके से फिर मालूम पड़ा कि ये जो नीड है वो सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की नहीं है, मतलब सीनियर्स भी है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी है। अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है या उनका कोई ऑपरेशन हो रहा है, बहुत से लोग होते हैं नी सर्जरी हो गई, मतलब बहुत सारे मेडिकल, तो उन सब के लिए भी है। तो उस तरीके से फिर हमने इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा, क्योंकि नीड तो सेम है, सोल्यूशन तो है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इम्पैक्ट लेके आए। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ टेम्परेरी डिसेबिलिटीज़, सीनियर सिटीजन, तो हम कहते हैं पीपल विथ लिमिटेड मोबिलिटी, वो मतलब कोई भी एज का हो या कोई भी उम्र का हो, तो वो सारी हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारी सर्विसेज जो हम कहते हैं केयर गिवर मोबिलिटी असिस्टेंट सर्विसेज होती हैं, तो घर पे अवेलेबल हैं। लोग उसे 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 24 घंटे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक दिन, एक महीना या एक हफ्ता, जो भी उनकी नीड है, फ्लेक्सिबल सर्विस होती है। तो ये फिर इस तरीके से ये पूरा एक इकोसिस्टम बना। और फिर हमने एक इनोवेशन किया, यूनिवर्सल व्हीलचेयर अटैचमेंट माई उड़ान के अंदर। तो ये भी एक पर्सनल जो पेन पॉइंट है उससे ये आया, क्योंकि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ तक तो गाड़ी है, जैसे आपने बोला, अब उसके आगे क्या, उसके आगे तो फिर से मैं डिपेंडेंट हो गया किसी के ऊपर कि अब मेरे को किसी का असिस्टेंस चाहिए या मेरे को कोई मेरा व्हीलचेयर पुश करे। तो ऐसा था कि हम ऐसा क्या बनाए कि जिससे मेरे को एंड टू एंड मोबिलिटी मिले, ताकि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तब भी मैं उतना ही इंडिपेंडेंट और मोबाइल रहूँ। तो फिर हमने वीगो करके प्रोडक्ट का नाम है हमारा, वो यूनिवर्सल व्हीलचेयर वीगो, हाँ जी, माई उड़ान के ब्रांड के अंदर ही आता है ये। तो ये यूनिवर्सल व्हीलचेयर अटैचमेंट है, मतलब इसमें अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग व्हीलचेयर है तो आप इसमें इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं और आप 100% मोबाइल हो सकते हैं। और इस तरीके से हमने उसको डेवलप किया है कि जो पर्सन या सीनियर्स हैं जो व्हीलचेयर में बैठ रहे हैं या व्हीलचेयर नहीं भी यूज़ करते हैं, जिसको चलने में तकलीफ़ होती हैं, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसको बड़ी ही आसानी से वो कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और इट्स मोर लाइक अ स्कूटर। हाँ जी, कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, तो उसमें लगने के बाद वो एक स्कूटर में कन्वर्ट कर देता है आपके व्हीलचेयर को। ओके, सो मैं व्हीलचेयर से कहीं जा रहा हूँ मॉल वगैरह में, मैं उसको कनेक्ट करूँगा, तो मॉल के अंदर ही एक्सेसिबल है, कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, तो ये मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है
और पोर्टेबल है, मतलब आप इसको गाड़ी के डिक्की में भी रख सकते हैं, कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप इसको ट्रेन में भी साथ में लेके जा सकते हैं। अलग बात है ट्रेन में व्हीलचेयर नहीं जाती हैं, तो दोनों को आपको इंडिविजुअली डालना पड़ेगा। पहले आप व्हीलचेयर आपका फोल्ड करके डालिए, फिर आप प्रोडक्ट रखो, तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। अभी हमने ये सर्विस स्टार्ट की है नेक्सस सीवुड्स मॉल, नवी मुंबई और अपना बैंगलोर में। तो ये हमारा प्रोडक्ट स्टेशन है मॉल्स में, तो कोई भी कस्टमर आ रहा है तो ये प्रोडक्ट फ्री में वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वो वहाँ पे जाएंगे, ऐप वगैरह से ही ये बुक होता है या दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है? वो ऐप से भी बुक कर सकते हैं, वॉक इन भी, या डायरेक्टली वहाँ पे वो जाके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो मॉल में उस व्हील चेयर अटैचमेंट को बिल्कुल व्हील चेयर में अटैच करके उसको बहुत ही आसानी से इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप जो था बहुत अमेजिंगली आपने फिल किया है कि जहाँ पे ये छोटी छोटी बारीकियों के बारे में कोई सोचता नहीं है जी, पर स्टिल आपने उन चीज़ों को फुलफिल किया एंड कहीं ना कहीं वो कमी को समझा। बट आपको नहीं लगता कि एज अ बिजनेसमैन आपकी नीश बहुत छोटी हो जाएगी? क्योंकि अक्सर लोग वो प्रोडक्ट बनाने की सोचते हैं जो वाइड रेंज में लोगों को इफेक्ट करे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाए या कुछ है, तो इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल, तो देखिए माई उड़ान का ऑब्जेक्टिव वर्दम यही रहा है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए। तो वी आर अ फॉर प्रॉफिट कंपनी, हम ऐसा एनजीओ नहीं चला रहे हैं, वी आर अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। और हमारा ये मानना है, मतलब आप कहते हो ना कि डू गुड एंड गुड विल हैपन टू यू। डेफिनेटली। तो हम एक अच्छाई का काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसा काम है कि मतलब हर इंसान की जो तलाश होती है कि काम में मेरे को जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, मैं लोगों की मदद भी कर सकूं और इसमें मैं 2 पैसे भी बना सकूं। ट्रू। तो माई उड़ान का पूरा बिजनेस मॉडल उसमें ही हमने सेटअप किया हुआ है। हम लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, हम लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से सस्टेनेबल मॉडल हमने बनाया हुआ है। तो मॉल में फ्री है, फिर ये जो प्रोडक्ट है लोग उसको बाई भी कर सकते हैं, रेंटल्स भी अवेलेबल है, प्लस हमारी जो सर्विसेज है तो उसको हमने बहुत ही इकोनॉमिकल या अफोर्डेबल रखा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें और हम एक अच्छा ब्रांड भी बिल्ड सकें। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे फ्रेंड्स जो अमेरिका में रहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जी, वहाँ का जो लाइफ कल्चर है जहाँ पे बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, और मैंने ये देखा है कि वहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे आपको हाउस हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप एज्ड हो गए हैं बट आपने पैसा बहुत कमा लिया है, नाउ यू कैन बुक फ्रॉम ऐप, या फिर आप ऐसी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे आप डे केयर में 4 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए हाउस हेल्प को रखते हैं, या कोई लोग 24 घंटे के लिए भी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका में भी चलने वाला कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कॉन्सेप्ट चल सकता है जहाँ पे वहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे हाउस हेल्प इन अ डेली बेसिस, बट दे कैन यूज माई उड़ान इन दैट। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मतलब जब लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं तो टारगेट ऑडियंस कितना बड़ा है, तो हमारा टारगेट ऑडियंस बिल्कुल छोटा नहीं है। क्योंकि जब आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं तो आपका वो थोड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ पे आप काम कर रहे हो लिमिटेड मोबिलिटी को लेके, जिसमें मतलब हर एज ग्रुप के लोग, और मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आप कितने भी एडवांस चले जाएं, कितना भी आप आगे बढ़ जाएं, बट ह्यूमन हेल्प को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। कल रोबोट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, बट जो एक इंसान की मदद कर सकता है वो अभी अचीव करने के लिए मेरे को लगता है कि काफ़ी साल दूर हैं हम। तो जब तक तो माई उड़ान एक ब्रांड बिल्ड हो चुका होगा। हाँ, और जैसे कि अभी तो इंडिया एक यंग कंट्री है, बिल्कुल, पर स्लोली ग्रेजुअली हम सब जा रहे हैं, और जैसा हमारा चल रहा है हालचाल जेनजी की वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ज़रूरत पड़ने वाली है माई उड़ान। बिल्कुल, और ये फैक्ट है। मतलब देखिए मेरा मानना है ना कि मतलब हर एक इंसान कोई भी हो, मतलब लाइफ में एक बार तो ये जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस करता ही है। ट्रू। कोई भी हो, मान लीजिए आप बीमार हो गए, आप गिर गए, प्रेगनेंसी में फीमेल्स अगर घर पे कोई नहीं है दे कैन यूज इट। राइट, बहुत यूजेज है। और जैसे आपने जो बात की ना कि आजकल अमेरिका में क्या चल रहा है, वो यहाँ तक आ ही जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मतलब लाइफ इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है ना, आज लोग पैसे देने के लिए रेडी हैं कि आके कोई उनके फैमिली का देखभाल करे, बट उनके पास समय नहीं है। लोनलीनेस इतना बढ़ते जा रहा है जो हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप में है।
और दूसरा क्या है, माई उड़ान के लिए प्लेस, जैसे आपने कहा कि अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो भाई लाइक बाई 2050 मोर देन 320 मिलियन पीपल उस सेगमेंट में आएंगे कि जिनको एक ना एक एसिस्टिव प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी उनको। ओके, सो जो आपकी ऐप है अभी तो मोबिलिटी के लिए काम कर रही है, पर एज यू सेड कि लोगों को लोनलीनेस भी बहुत आने वाले टाइम में, सो क्या वो ऐप का फ्यूचर प्लान है कि गोइंग फॉर अ इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, इमोशनल हेल्थ? बिल्कुल है। रियली यू आर थिंकिंग अबाउट? हाँ बिल्कुल, अभी हमने सोचा हुआ है कि उसको किस तरीके से हमें काम करना है, तो राइट टाइम आने पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी एक हमने नई चीज़ भी इम्प्लीमेंट की है हमारे ऐप में। एक तो हो गया, हमने डोनेशन प्लेटफॉर्म बनाई हुई है हमारे ऐप के अंदर, जो कि नई चीज़ है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब लोगों के पास मोबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लीजिए किसी के पास व्हीलचेयर है, किसी के पास क्रचेस है, उसके बाद एक बार नीड खत्म होने के बाद उनको ये नहीं समझ में आता कि अब उस चीज का क्या करना है। प्रेगनेंसी में लोग खरीदते हैं, बिल्कुल, या बीमारी में, वहीं पे कोई है जिसको उसकी नीड है बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा एक ही जो माई उड़ान का मकसद है, सस्टेनेबल बिजनेस बनाना और किस तरीके से लोगों की हेल्प करना। तो हमारा मोटो ऐसा नहीं कि हमको पैसे बनाने हैं, हमको एक अच्छा काम करके लोगों को हेल्प करके और अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसे चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि मतलब अगर उनके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है वो लिस्ट कर सकते हैं, सामने वाले को जिसको नीड है वो उनके साथ कनेक्ट करके आपस में उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो लिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे आपके, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री लिस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो डोनर है उनके साथ बात करके प्रोडक्ट आप उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। बीच में आप कहीं इसमें अवेलेबल नहीं, इसमें हमारा कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। दैट्स गुड। बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ है पूरा माई उड़ान के पीछे जी। सो मुझे लगता है कि वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ही आ रहा है। बिल्कुल, जैसे जब मैं 8 महीने का था, जब से ही मेरे को पोलियो हो गया था, तो जब से मैंने ये देखी है प्रॉब्लम, चैलेंजेस कम्युनिटी के साथ रह के देखा है। और जब आपके पास नीड होती है, आपको जब नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है बट अगर आपको उसका सोल्यूशन मिल गया या आपको कोई टूल्स मिल गया जो आपके लाइफ को इजी बना सकता है, तो उससे आपका लाइफ पूरा चेंज हो सकता है। फिर अभी हमने एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट की है जहाँ पे जो सीनियर्स है, जैसे आपने कहा कि लोनलीनेस को कैसे टैकल करेंगे, तो अभी हमने एक पार्ट इम्प्लीमेंट किया है कि जहाँ पे उनके रिलेटेड वीडियोस, मतलब कैसे आप एक्टिव रहें, कैसे आप लाइट योगा कर लीजिए। फिर जो अभी हमारे सीनियर्स उनको जूने सीरियल्स एपिसोड देखने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो उस तरीके की चीज़ें वो हमारे मोबाइल ऐप में आके देख सकते हैं। अच्छा। ताकि एक तरीके का उनका भी एंगेजमेंट बना रहे, और जब उनको ज़रूरत पड़े कि कोई आके मेरी मदद करे तो वो हमारी सर्विस बुक कर सकते। क्या माइंडसेट है, मतलब योर माइंडसेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट। सो क्या माइंडसेट रहा कि पहले, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी अगर 30 लाख रुपए किसी बिजनेस में डुबा देता है, तो वो शायद फिर कोशिश नहीं करता, कि वो सोचता है कि जॉब इज़ बेटर। बट व्हाट मेक्स यू डू इट अगेन एंड अगेन, एंड नाउ यू आर हियर विद दिस इनक्रेडिबल आइडिया। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये विजन अपने आप में ही बड़ा है। क्योंकि ये विजन सिर्फ वो एक नीश को कवर नहीं कर रहा है। यहाँ प्रेगनेंसी भी आ रही है, यहाँ पे जब हम बीमार होते हैं वो भी बात आ रही है, जब ओल्ड एज हो जाते हैं उसकी भी बात आ रही है। तो बहुत बड़ा विजन है। सो क्या आपको ऐसा चलता हुआ लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब एक चीज़ हुई, सेकंड चीज़ हुई, क्या इनोवेशन कैसे चलती है, क्या व्हाट इज़ योर प्रोसेस एंड हाउ यू फील? नहीं, प्रोसेस तो ये है कि जब आपको कस्टमर के फीडबैक आता है, ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है कि लोग सिर्फ मतलब ब्लेसिंग्स देने के लिए कॉल करते हैं। ट्रू। जस्ट वांटेड टू नो, उनको जब मालूम पड़ता कि ऐसे कोई सर्विस अवेलेबल है तो लिटरली वो यूज़ नहीं करते, बस थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो वो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि हाँ आप जो, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब बिजनेस में गुड टू हैव या मस्ट टू हैव, तो ये मतलब वो डिराइव करता है जब इस तरीके के फीडबैक्स आते हैं, कंज्यूमर कॉल करते हैं, उनका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। True. और आपने जो बात की कि वो 30 लाख रुपए डूब गए, उसके बाद मतलब, फिर कैसे कोशिश? तो क्योंकि देखिए क्या, मैं आपको बताना कि मेरा जो थॉट था उस समय पे कि लाइफ में कुछ अचीव करना है, क्योंकि आपने कोई ऐसा हाई फंडू एजुकेशन नहीं लिया,
मेरे फादर हरदम मेरे को कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब करो, बट मुझे कभी गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मैंने देखा कि कितनी बेसिक सैलरी होती है और उसमें ग्रोथ की आपकी जो बहुत लिमिटेशंस होते हैं आपको ग्रो करना। फिर मैंने जॉब भी किया, तो जॉब में भी मैंने देखा कि मतलब आपको लैडर चढ़ के ग्रो करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था वो, और कुछ है नहीं। तो यही था कि मैं अपने लाइफ में बेटर कैसे करूँ। एक थॉट था कि मैं अपने फैमिली को कैसे एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। ट्रू। और जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता और एक होता है कि मतलब आपको ये डिसेबिलिटी के बाद आप अपने आप को कैसे एबल करें, तो उसी चीज़ को लेके मतलब एक आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता है, उसके ऊपर ही आप काम करते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं आजकल लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी मतलब लोगों को एक्सक्यूजेस चाहिए। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। आपके पास तो एक्सक्यूजेस का भंडार है, फिर भी उन चीज़ों को आपने निकाल कर, जो हमारा टैगलाइन भी है कि डिसेबिलिटी को पॉसिबिलिटीज़ तक पहुंचाया, तो उसके पीछे क्या माइंडसेट रहा? नहीं, तो मैं भी उन लोगों से अलग नहीं हूँ, क्योंकि पहले क्या होता ना कि मेरे पास भी बहुत एक्सक्यूजेस रहते थे, क्योंकि उस एज में फादर या अगर आपको कोई गाइड करता है, आपका गार्डियन, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो आपका माइंडसेट, आपका जोन अलग ही रहता है। मे बी अगर मैंने अपने फादर की बात सुनी होती तो मे बी आज मेरे मतलब लाइफ में या मेरे चलने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता, क्योंकि मेरा इसमें भी काफ़ी ट्रांजिशन हुआ है। पहले मैं 2 क्रचेस लेके चलता था, बट मेरे फादर मेरे को दिन रात गाली देते थे। क्यों? क्योंकि उनको था कि मेरा बेटा चले, ये छोड़ दे, कैलिफर छोड़ दे, डंडी छोड़ दे, क्योंकि बहुत मेहनत करते थे मेरे पीछे। और मेरे फादर ने कभी भी मेरे भाई से मेरे को अलग ट्रीट नहीं किया। जिस तरह से उसको मार पड़ती थी उस तरीके से मुझे भी मार पड़ती थी। पढ़ाई को लेके हो गया, खाना को लेके, भेदभाव नहीं, कोई कभी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। तो एक दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं बोला यार ये डेली का गाली सुन सुन के अभी मैं थक गया हूँ। तो वही सेम मेरा रोहित, उसको बोला भाई चल, इसको नाले पे फेंका, बोलता चल भाई सिंगल लेके आते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये यूज करना चालू किया। बट उस टाइम पे मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिला, क्योंकि ये मैंने एक एंगर में आके मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे को रोज गाली दे रहा है, मेरे को छोड़ना है। उस वजह से प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है बॉडी में, आप खड़े नहीं हो सकते हो। कुछ तो कितने साल तो ऐसे निकल गए कि मैं नॉर्मल फॉर्मल पैंट नहीं पहन पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए मेरे को जेब में हाथ डालना है, क्योंकि बकल अप हो रहा है। अच्छा। मैं सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। मेरे को खड़ा होना तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं खड़ा कर पा रहा हूँ। तो माई उड़ान के वजह से ही मैं कहीं एक टॉक डिलीवर करने गया था कि हम क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब फिर से एक डॉक्टर मिल गया। तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि सर आप दोनों पैर पे कैलिफर पहनिए, उससे आपको बेटर होगा, ना तो आगे जाके आपको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका जो पोस्चर है। तो उनकी बात सुन के मैंने फिर तुरंत जाके दोनों पे कैलिफर बनाया। उससे इम्प्रूवमेंट हुआ, स्टेबिलिटी आई बॉडी में, मैं ज़्यादा चल सकता हूँ, मैं घंटों खड़े रह सकता हूँ विदाउट एनी सपोर्ट, मैं भी फॉर्मल कपड़े पहन सकता हूँ, मैं भी इन टक इन कर सकता हूँ। अच्छा। तो ये छोटी सी उनकी एडवाइस ने चेंज कर दिया, लाइफ चेंज कर दी। पोलियो के भी स्टेजेस होते हैं क्या? पोलियो के स्टेजेस होते हैं, मतलब बेसिकली पोस्ट पोलियो पैरालिसिस के जो होते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद आता है। बट अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हो, मतलब अगर आप मतलब क्या बोलते हो कि बस लेजी हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर आपको एक बेड पे हो तो मतलब सबको होता है, वो इंक्रीज होगा। बिल्कुल वो इंक्रीज होता है। तो अभी तो वही सब, मतलब आप क्या बेटर कर सकते हो। फिर जब मालूम पड़ा, जैसा कि एक्सरसाइज के लिए उन्होंने कितना कहा, मेरे फादर ने, मैंने कभी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की, उन्होंने बहुत सारे टूल्स इक्विपमेंट्स लेके आए आपके लिए। अगर मैं बचपन से उस एज में करता, क्योंकि उस एज में आपके मसल्स वीक, मतलब क्या बोलते हो कि आप बिल्ड हो जाते हैं। हाँ, मतलब आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। फिर वो एज के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जी। अब इस एज में मैच्योर हो, अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपका हेल्थ ही सब कुछ है। अगर आज आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कल जाके आपको तकलीफ होगा। तो फिर इसके लिए मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में भी नहीं पता था। तो मतलब ये काम जब से मैंने चालू किया और जब से मेरे को एक इंडिपेंडेंस मिली है गाड़ी लेने के बाद, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें और हुई हैं। अच्छा तो पहले ही था, बट और इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि
कि मतलब स्पोर्ट्स भी होता है व्हीलचेयर के ऊपर। क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? तो पहले तो था कि भाई एज निकल के आप कर नहीं सकते हैं। हाँ। बाद में जब मालूम पड़ा कि मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप हम्म। किसी भी एज में जा सकते हो, तो फिर मैंने पहले चालू किया था व्हीलचेयर बास्केटबॉल के थ्रू। ओके। तो एवरी सैटरडे संडे हमारा होता था, कम से कम मैंने 2 साल प्रैक्टिस की। फिर मेरे को ऐसा था कि मैं कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स देखूं जहाँ पे मैं अपने टाइम पे और अपने एफर्ट से कुछ अच्छा कर सकूं। तो फिर मैंने व्हीलचेयर टेनिस स्टार्ट किया है। ओके। तो करीबन 1 साल से मैं व्हीलचेयर टेनिस प्रैक्टिस करता हूँ। इतनी सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, हाउ यू मैनेज? मतलब अभी आप रेगुलरली टेनिस भी खेल रहे हैं, ये अपना माई उड़ान का इतना बड़ा स्टार्टअप भी आपका चल रहा है, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चलती हैं, हाउ यू मैनेज इट? नहीं, मैनेज में भी मेरे वाइफ की वजह से मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं घर पे 1 गिलास पानी भी लेके नहीं पीता हूँ। और मेरे बच्चे भी ऐसे हो गए कि मतलब देख देख के कि फादर को क्या प्रॉब्लम है। तो जब मेरा बच्चों को समझ में आता है, सब समझ में आता है। तो उनको पता है कि फादर कैलिफर पहनते हैं। फादर को, मेरा भी 4 साल का बच्चा है, मैं सुबह उठता हूँ तो सब मेरा कैलिफर लेके आना, शूज लेके आना, तो पूरा काम तो वही कर देता है। फिर घर में अपना कोई काम नहीं है, अपने को सिर्फ काम देखना है और बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो देखनी है। तो वो पूरा सपोर्ट मिल जाता है फैमिली से। सो यू वर्क फ्रॉम होम या यू गो टू? नहीं, ऑफिस है हमारा, वाशी और अंधेरी में ऑफिस है। ओके। सो समटाइम्स आई वर्क फ्रॉम वाशी, समटाइम्स आई गो टू अंधेरी, डिपेंडिंग कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे जो भी अभी ये चीज़ें चल रही हैं, अभी व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान फॉर इट? उड़ान का, माई उड़ान का क्या फ्यूचर प्लान है आपका? जी, तो माई उड़ान का भी यही है कि अभी हमें मुंबई से बाकी मेट्रो सिटीज़ में लेके जाना है। फिर उसके बाद हमारा टारगेट है कि इसको पैन इंडिया लेवल पे लेके जाना है। और यही है कि जैसे और भी कुछ हमारे बिजनेस आइडियाज़ हैं कि जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि लोगों की लोनलीनेस प्लस उनकी जो नीड है, दोनों को हम कैसे उसको ओवरकम कर सकें। पर ये ऑलरेडी जैसे मेट्रो सिटीज़ में एयरपोर्ट्स हैं या बाकी जगह है, यहाँ तो अवेलेबल है ये सर्विस? देखिए, सर्विस अवेलेबल है, बट कहीं ना आपको एंड टू एंड नहीं मिलती है कोई भी सर्विसेज। अभी आप किसी एयरपोर्ट में चले जाइए, आपको व्हीलचेयर अटेंडेंट मिल जाता है, लेकिन वो आपको आपके पार्किंग एरिया से नहीं मिलता है। ओके। सबसे पहले चैलेंज है कि आपको पार्किंग एरिया से आपके बोर्डिंग काउंटर पे जाना है। आपको वहाँ से व्हीलचेयर हेल्पर मिलेगा। फिर व्हीलचेयर हेल्पर आपको क्या करेगा, बोर्डिंग करा के, चेक इन करा के आपको गेट पे बैठा देगा। लेकिन आप जाके तो ना आप बैठते हो, आप तो एक्सप्लोर करते हो, चीज़ों को देखते हो। True. आप लाउंज में जाओगे, बट उस तरीके की लिबर्टी हमें नहीं मिल पाती है। ओके। हम वहाँ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है और हमारा यही विजन है कि एंड टू एंड मोबिलिटी हर जगह पे हम कैसे प्रोवाइड करें। एयरपोर्ट के लिए भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल। अभी ये हमारा जो प्रोडक्ट है वीवो यूनिवर्सल व्हीलचेयर अटैचमेंट, ये तो आप किसी भी पब्लिक स्पेस में लगाइए, मॉल्स में लगाइए, एयरपोर्ट में लगाइए, ये तो सब जगह काम आने वाली चीज़ है। अभी हम इनिशियल स्टेज में है, स्लोली एंड स्टडीली आपको काफ़ी जगह पे इसका यूटिलाइजेशन दिखने चालू। कोई देख रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी से या एयरलाइन से, सो अप्रोच देम। जैसे अभी बहुत सारी जगह चल रहा है कि साइकिल हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, उनको आप ऐप से बारकोड से अनलॉक करके यूज़ करके वापस रेंटल करके कर सकते हो जी। तो अगर जो आपका अटैचमेंट है जी, अगर उसे इंडिविजुअली भी कोई जैसे एयरपोर्ट पे लगा दिया, बस मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ, विदाउट एनी असिस्टेंट आई कैन यूज इट, पुट इट बैक, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल जी। सो इस आइडिया को एग्जीक्यूशन से तक लाने में क्या क्या हर्डल्स आई? मतलब यूजुअली हम सोच लेते हैं कि हाँ यार ये आइडिया है, रफ आइडिया आपने बना लिया, पर उसको एग्जीक्यूशन तक लाने की जर्नी क्या है? और एज अ एंटरप्रेन्योर, एक डिसेबिलिटी तो एक फैक्टर है ही, पर एज अ एंटरप्रेन्योर आप अगर बात करें कि एज अ बिजनेसमैन अगर हम बात करें कि कैसे इस आइडिया को एग्जीक्यूशन तक लाया गया, इसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, हर्डल्स तो काफ़ी रहे। सबसे पहला कि ऐसे बिजनेस में आपको एक बिजनेस मॉडल ड्राइव करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ट्रू। कि आप सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं कि आपको एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू आ रहा है जिससे आप सस्टेन कर रहे हैं, जिससे आप इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। तो वो उसको ड्राइव करना सबसे एक चैलेंजिंग टास्क था। और उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट होता है कि टीम, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक टीम चाहिए जो कि आपके विजन को मैच करे, आपके विजन के साथ अलाइन हो और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करे। ठीक है, तो ये इसको जब ये आइडिया था तो धीरे धीरे इसके प्रोटोटाइप्स बने होंगे। बिल्कुल। फिर आपने इसका पेटेंट भी ज़रूर करवाया होगा। तो ये प्रोटोटाइप, पहला प्रोटोटाइप किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या हर्डल्स है उसके बारे में थोड़ा? तो हर्डल्स काफ़ी रहते, तो इसमें
मतलब मैंने और अनिल जी ने मिलके काफ़ी इसमें काम अनिल किया। इज योर पार्टनर? अनिल परेरा उनका नाम है। हम्म तो मेरे पहले भी पार्टनर का नाम अनिल दुबे था और इनका भी नाम अनिल परेरा है जी। ठीक है। तो फिर उसके ऊपर हमने काफ़ी थॉट दिया, कुछ चीज़ें की, और उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था कि मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ होनी चाहिए। फिर हमने उसका मॉकअप्स, डिज़ाइनिंग, काफ़ी सारा उसमें एक जो बैकग्राउंड पेपर वर्क होता है वो करके हमने उसको, फिर उसके करीबन 2 से 3 प्रोटोटाइप बनाए। वो बनने के बाद फिर हमारा जब फाइनल प्रोटोटाइप रेडी हुआ तो फिर वो होने के बाद अभी उसके हमें 10 डिज़ाइन पेटेंट मिले हैं और हमें यूटिलिटी पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। ओके जी। सो नाउ दिस मॉडल इज पेटेंटेड? हाँ, दिस मॉडल इज पेटेंटेड। यस, दैट्स ग्रेट। सो अभी आपका फाइनल जो वर्जन है वो तैयार है या उसमें भी कुछ अलग अलग वर्जन? नहीं, अभी कैसे कि वर्जन्स आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें काफ़ी सारा इनोवेशन होते रहता है, बट हमारा फाइनल कमर्शियली वर्जन अवेलेबल है। लोग उसको बुक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और उसमें और भी हमारे फीचर प्लान्स है कि जो हमें उसमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट देखेंगे तो उसको हमारा जो नज़रिया है व्हील चेयर या व्हील चेयर एक्सेसरीज को देखने का वो थोड़ा सा अलग है। अनिल जी का भी वही मानना है। तो इसको हमने मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट डेवलप किया है। अगर आप उसका डिज़ाइन देखेंगे, बहुत मोबाइल है कि हाँ, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, लेके जाइए। और प्लस जो उसका डिज़ाइन एलिमेंट है, जो उसके कलर कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि लोग जब इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं बेसिकली, बोरिंग नहीं बनना चाहिए। हाँ, मतलब तो लोग उस तरीके से ही करते हैं कि मतलब हमने बना दिया, काम चलना चाहिए। काम बट हमारा सोच है कि मतलब ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट होना चाहिए लोगों के लिए, कि आप कहीं लेके जाए तो उनको प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैं भी स्कूटर चला रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी आपको इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी अवेलेबल है कि जिसमें जॉयस्टिक होती है, आप कर लीजिए। बट जब आप स्कूटर चलाते हो, जब बाइक चलाते हो तो आपको अलग ही मजा आता है। तो उसी तरीके से हमारा वीगो प्रोडक्ट है। जब आप उसको चलाते हो तो आपको एक बाइक की फीलिंग आती है कि अरे मैं बाइक चला रहा हूँ। ट्रू। बहुत ही अमेजिंग आपका थॉट प्रोसेस है अबाउट फर्स्ट ये आइडिया के पीछे कि जो आपने फेस किया मोबिलिटी को लेकर, उसके बिहाइंड द सीन्स को लेकर, नाउ फाइनली दिस इज़ गोइंग ऑन। सो मुझे आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो एक्चुअल में इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, या वो किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी से, या वो अपने आप को इस समय पर डिसेबल समझ रहे हैं मेंटली बट है नहीं, तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा मैसेज तो यही है कि मतलब बॉडी लिमिटेशन नहीं होती है। जो भी लिमिटेशंस होती है वो हमारे माइंड में होती है। तो अगर किसी भी वजह से हमें वो एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आजकल तो काफ़ी सारे मोटिवेशंस अवेलेबल हैं, इंटरनेट में है। पैराप्लेजिक भी देखेंगे, अभी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है। तो आप हेल्प के लिए रीच आउट करें, क्योंकि आप कहते हैं कि जब तक आप लोगों से मदद नहीं मांगोगे तो मदद आपको नहीं मिलेगी। तो मे बी आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक आएगा आगे आपको सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपका थॉट पॉजिटिव है तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। सो इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ट्यूसडे एंड फ्राइडे शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलती है। और दूसरा, लाइक बटन दबाते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम टाइम पर आप तक अपना पॉडकास्ट पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।